प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामीण संस्थाओं के विकास इसमें हम ब्रिटिश राज में ग्रामीण संस्थाओं के विकास का जो चतुर्थ काल आया 1937 से 1949 उस काल का अध्ययन कर रहे हैं। उस काल में मध्य प्रांत में स्थानीय शासन व्यवस्था का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इस काल में एक ऐसी योजना आई थी जो क्रांतिकारी योजना थी। यह योजना 1937 में निरूपित की गई और 1948 में इसे संशोधित करके लागू किया गया। इस योजना के निर्माता द्वारका प्रसाद मिश्र थे, जो उस समय स्थानीय स्वशासन के मंत्री थे। योजना साहसपूर्ण थी और स्थानीय शासन का पुनर्निर्माण करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम थी। उस समय प्रशासन में द्वैतता व्याप्त थी। एक ओर जिले का शासन था तो दूसरी ओर स्थानीय शासन। स्थानीय शासन की दो स्वतंत्र शाखाएं थीं, ग्रामीण स्थानीय शासन और नगरीय स्थानीय शासन। इस योजना के द्वारा जिला परिषद के कार्य क्षेत्र का इतना विस्तार कर दिया गया कि संपूर्ण जिला प्रशासन उसके अंतर्गत आ गया। जिलाधीश को जिला परिषद का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया और जिले का संपूर्ण कर्मचारी वर्ग जिला परिषद के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार प्रशासन की द्वैतता समाप्त कर दी गई। जिला परिषद की शक्तियां मोटे तौर पर दो वर्गों में विभक्त थीं। कुछ मामलों में तो केवल परामर्श देने तक सीमित थीं और कुछ मामलों में जिला परिषद की शक्तियां अंतिम और बाधाकारी थीं। अगर दूसरे तरीके से वर्गीकरण करें तो जिला परिषद की समस्त शक्तियां चार वर्गों में विभक्त थीं। प्रथम वर्ग में वे विषय सम्मिलित थे जिन्हें नियमानुसार जिला परिषद के सम्मुख रखा ही जाना था, किंतु जिलाधीश को जिला परिषद की संस्थितियों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार था। द्वितीय वर्ग में विषयों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रांतीय शासन को था, लेकिन ऐसे विषयों पर जिला परिषद को वाद विवाद करने और अपना मत व्यक्त करने का अधिकार था। तीसरे वर्ग में विषयों में तभी कोई कार्य किया जा सकता था जबकि जिला परिषद एक दूसरे से सहमत हो। और चौथे वर्ग में वे मदें सम्मिलित थीं जिनके संबंध में जिला परिषद को पूर्ण सत्ता प्राप्त थी और जिलाधीश के सामने उसके निर्णयों को क्रियान्वित करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। स्थानीय शासन की इस योजना के निम्नांकित 3 लाभ बताए जा सकते हैं। सर्वप्रथम, जिला परिषद को जिलाधीश और उसके अधीन कर्मचारियों के रूप में एक कुशल कार्यकारी कर्मचारी प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग मिल गया और इसके लिए अतिरिक्त धन व्यय नहीं करना पड़ा। दूसरे, इससे जिला प्रशासन के नौकरशाही स्वरूप में कमी आई। और तीसरे, इससे जनता की दृष्टि में स्थानीय स्वशासन का महत्व बढ़ेगा या बढ़ा और उनकी रुचि तीव्र हुई। इस योजना तथा इसके उग्र तत्वों की लोगों ने, विशेषकर मध्य प्रांत के राज्यपाल ने आलोचना की। इस कारण से इस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया और 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसे पुनः हाथ में लिया गया। 1948 में मध्य प्रांत की विधानसभा ने संशोधित रूप में उसे मध्य प्रांत तथा बरार स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1948 के द्वारा अंगीकार कर लिया और इस रूप में वह जनपद स्थानीय शासन के नाम से विख्यात हुई।
मध्य प्रांत की जनपद योजना एक प्रथम श्रेणी की नवीन कार्यविधि थी। भावनात्मक दृष्टि से हमें उसमें ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की बलवंत राय योजना का रूप देखने को मिलता है, और कुछ पहलू हैं तो वह बलवंत राय योजना से भी अधिक गौरवपूर्ण है। अनेक मामलों में उसने नवीन मार्ग दिखलाया। प्रथम, उसने तहसील को प्रशासन की इकाई स्वीकार करके शासन को जनता के अधिक निकट पहुंचा दिया, और इस प्रकार उसने जिले की अपेक्षा तहसील के छोटे क्षेत्र को महत्व प्रदान किया। तहसील के इस नए क्षेत्र को उसने जनपद नाम प्रदान किया। जनपद शब्द प्राचीन भारत में सब प्रचलित था, और उससे प्रशासन के लिए निर्मित गांवों के समूह का बोध होता था। दूसरे, उसने स्थानीय शासन की ग्रामीण तथा नगरीय शाखाओं पर जनपद सभा का आंशिक नियंत्रण स्थापित करके उन दोनों शाखाओं को एकीकृत करने का प्रयत्न किया। ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं का अपना अपना पृथक अस्तित्व था और उनके कार्य क्षेत्र पृथक थे, किंतु जनपद सभा को पूरे क्षेत्र के संबंध में कुछ सुनिश्चित कार्य और शक्तियां उपलब्ध थीं। जनपद में स्थित नगर पालिकाओं की सभा के कोष के लिए कुछ धन अंशदान के रूप में देना पड़ता था। तीसरे, उस योजना में तहसील अथवा जनपद की प्रशासन की आत्मपूर्ण तथा एकीकृत इकाई के रूप में कल्पना की गई थी। जनपद में स्थित सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर जनपद सभा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। जनपद योजना 1948 में क्रियान्वित की गई। अपनी अनेक कमियों के बावजूद इस योजना ने मध्य प्रांत के स्थानीय शासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1957 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन समिति नियुक्त की थी, उसने अपने प्रतिवेदन में कहा था, यद्यपि जनपद सभाओं की उपलब्धियां आशा से बहुत कम रही हैं, फिर भी हम समझते हैं कि इन संस्थाओं का अस्तित्व पूर्णतः निरर्थक सिद्ध नहीं हुआ। फलस्वरूप हमें स्थानीय निकायों के नाम का अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति उपलब्ध हैं जिन्हें निकायों के अन्य कामों में लगाया जा सकता है। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति समूह भी है जो कर चुकाने, विशिष्ट विकासात्मक अथवा कल्याणकारी कार्यों को संगठित करने तथा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य कार्यों को करने का अभ्यस्त हो चुका है। उदाहरण के लिए इन्हीं लोगों के माध्यम से प्रत्येक जिले में जनता के सहयोग के आधार पर कुओं का निर्माण कराया गया है। नवीन 3 स्तरीय व्यवस्था में जिसको अब हम प्रस्तावित कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का उपयोग करना खंड स्तर पर लाभदायक सिद्ध होगा। यह अनुशंसा की थी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन समिति ने, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई थी। इस प्रकार ये चौथा काल स्थानीय संस्थाओं के विकास का यहाँ पूर्ण होता है। अब हम 5वें काल का अध्ययन करेंगे। 5वां काल 1950 से 1992 तक चला, और इस काल का अध्ययन हम 2 भागों में करेंगे। पहला भाग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसमें सिद्धांत हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से अध्ययन होगा। दूसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रयासों के स्तर पर अध्ययन किया जाएगा। अब हम अध्ययन करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सिद्धांत। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन का ही एक प्रमुख रूप है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण कर देना, उसके बहुत सारे केंद्र बना देना। जो केंद्रित व्यवस्था है, जैसे लोकतांत्रिक शक्तियां सारी की सारी अगर केंद्रीय सरकार में समाहित हैं, तो उसके बाद एक स्तर और बनाया राज्य स्तर पर, कुछ शक्तियां वहाँ से राज्य स्तर तक आई, फिर एक और स्तर अगर स्थानीय शासन का बना दिया जाए तो शासन की जो शक्तियां हैं वो 3 जगह बढ़ जाएंगी, यानी सत्ता के केंद्र बढ़ जाएंगे। ये विकेंद्रीकरण की अवधारणा है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन का ही एक प्रमुख रूप है। पंचायती राज और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। इसका अर्थ होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, जिससे अधिकाधिक जनता को सत्ता में भागीदारी मिलने का अवसर प्राप्त हो। इसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। धरातल पर लोकतंत्र से तात्पर्य यह है कि एक ऐसी राजनीतिक संरचना जिसमें लोकतंत्र स्थानीय स्तर तक पहुंच सके
और वह केवल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर तक ही सीमित ना रहे। राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर तक ही सीमित ना रहे। अतः यह पद्धति लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता को सही अर्थों में सुनिश्चित करने का माध्यम है। दूसरे शब्दों में धरातल पर लोकतंत्र की अवधारणा अनिवार्यतः विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की धारणा है, जिसमें सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध का प्रारंभ और अंत केवल उच्च स्तर पर नहीं होता, बल्कि स्थानीय क्षेत्रों में सामान्य लोगों के सहयोग से होता है। आर.बी. जैन के शब्दों में संक्षेप में धरातल पर लोकतंत्र की यह अवधारणा केवल लोकतंत्र का मुख दर्शन मात्र नहीं है, मुखौटा दिखाना मात्र नहीं है, बल्कि किसी भी देश की धरती में लोकतंत्र के गहराई से बीजारोपण का प्रयत्न है। लोकतंत्र एक जीवन दर्शन है। राजनीति में इसके प्रयोग की अवधारणा में इसके विकेंद्रीकरण का विचार भी अंतर्निहित है। राजनीति में लोकतंत्र के प्रयोग का तात्पर्य केवल राज सत्ता में लोगों की भागीदारी का प्रयास नहीं है, बल्कि सरकार के दैनिक कामकाज में लोगों को सहभागी बनाना भी है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोगों की सहभागिता प्राप्त करने का एक सशक्त उपाय है और इसका ध्येय शासन कार्यों में लोगों की अधिकतम और जीवंत सहभागिता को सुनिश्चित करना होता है। यह एक स्वाभाविक और जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र की अवधारणा में जब विकेंद्रीकरण का विचार अंतर्निहित है, तो विकेंद्रीकरण के आरंभ में लोकतंत्र शब्द जोड़ने का क्या औचित्य है। इस संबंध में विद्वानों ने विचार व्यक्त किया है कि विकेंद्रीकरण के पूर्व लोकतांत्रिक शब्द का उपयोग निरर्थक नहीं है। वस्तुतः लोकतांत्रिक शब्द विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को अव्यक्त करता है, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण में लोगों के व्यापक, अधिकतम और निकटतम सहयोग की आकांक्षा को अधिक स्पष्ट करता है। विकेंद्रीकरण के पूर्व लोकतांत्रिक शब्द के उपयोग करने से इसका अर्थ प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को अलग से समझने में सहायता प्रदान करता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की तुलना में अधिक व्यापक है और दोनों में अंतर उनके उद्देश्य को लेकर किया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जहाँ लोगों की सहभागिता पर बल देता है, वहीं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य कुशलता को बढ़ावा देना होता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा साम्यवादी देशों जैसे चीन, रूस, इनमें प्रचलित लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की धारणा से अलग है। साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और केंद्रीय नेतृत्व की शक्तियों के केंद्रीकरण का समामेलन किया गया है। संक्षेप में, साम्यवादी देशों में लोकतंत्र नीतियों के निर्धारण की प्राथमिक प्रक्रिया तक सीमित है और तत्पश्चात की समस्त प्रक्रियाओं पर केंद्रीय नेतृत्व का केंद्रीकरण स्थापित है। वर्तमान में यह स्थिति चीन में देखने को मिलती है, सोवियत संघ में नहीं। यहाँ इसका भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की अवधारणा एक दूसरे की पर्यायवाची है या पूरक है, तो क्या इनमें कोई भिन्नता है? दोनों अवधारणाएं इस अर्थ में पूरक हैं, तो क्या इनमें कोई भिन्नता है? इसे दोबारा सुने। यहाँ इसका भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की अवधारणा एक दूसरे की पर्यायवाची हैं या पूरक हैं, तो क्या इनमें कोई भिन्नता है? दोनों अवधारणाएं इस अर्थ में पूरक हैं कि दोनों का मूल उद्देश्य शासन के कार्यों में लोगों की अधिकतम सहभागिता और स्वायत्तता प्राप्त करना होता है। दोनों में यह अंतर है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक राजनीतिक अवधारणा है और स्थानीय शासन उसका संस्थागत रूप होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के 3 रूप हैं: राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है
कि स्थानीय संस्थाओं में स्वायत्त शासन अधिक हो और जनता की सहभागिता हो, और ये संस्थाएं अपने क्षेत्र में स्वावलंबी हों, केंद्रीय और प्रांतीय नियंत्रण कम हो। आर्थिक विकेंद्रीकरण का आशय है कि इन संस्थाओं को निर्धारित दायित्वों को पूर्ण करने के लिए आर्थिक संसाधनों के प्रबंध का अधिकार और आत्मनिर्भर होना, और प्रशासनिक दृष्टि से बिना ऊपर के हस्तक्षेप के अपने कार्यों के निर्देशन और पर्यवेक्षण और व्यवहारिक आयोजन का अधिकार होना। ये तीनों विकेंद्रीकरण के अलग अलग अर्थ हैं। तो ये जो पहला बिंदु था, उन्नीस 1950 से 1992 तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सिद्धांत तय। अब हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रति प्रयास या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रयास। यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ साथ स्थानीय शासन ने एक नए दौर में प्रवेश किया। संविधान ने स्थानीय शासन को राज्यों की कार्यसूची के अंतर्गत रखा है, और दूसरे राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का इस ढंग से संगठन करे कि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। संविधान में स्थानीय शासन के एक विशेष क्षेत्र अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के विकास की ओर अधिक ध्यान दिलाया गया है, और यह बात सर्वथा उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्र भारत का 3/4 भाग है। वस्तुतः 1950 में नवीन संविधान के लागू होने के समय से ग्रामीण स्थानीय शासन के संगठन तथा व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं। 1957 में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा के अध्ययन के लिए एक मंडल नियुक्त किया गया, और उसके प्रतिवेदन के परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक राज्यों में ग्रामीण स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण हो चुका है। ये 3 स्तर हैं: जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड के स्तर पर पंचायत समिति और गांव के स्तर पर पंचायत। उनका कार्य क्षेत्र, जिसमें विकास भी सम्मिलित है, विस्तृत है, अर्थात उनका कार्य क्षेत्र विस्तृत है, और उसके लिए उन्हें काफ़ी व्यापक शक्तियाँ प्रदान कर दी गई हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन के क्षेत्र में हुए नाटकीय परिवर्तनों की तुलना में नगरीय प्रशासन के विकास की गति इतनी धीमी रही है कि वह लगभग नगण्य प्रतीत होती है। नगरीय स्थानीय शासन की ओर सरकार का ध्यान अभी हाल में आकृष्ट हुआ है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में नगरीय स्थानीय शासन के महत्व को स्वीकार किया गया। उसमें कहा गया कि आयोजन के अगले दौर में यथासंभव अधिकाधिक नगरों और कस्बों को आयोजन की व्यवस्था में अभी ढंग से सम्मिलित किया जाए। प्रत्येक राज्य अपने साधनों को जुटाए और नगरों के निवासियों के लिए पहले से अच्छे जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करें। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया कि देश में नगरीय क्षेत्र की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है या सामना करना है, वे आकार एवं जटिलता की दृष्टि से बहुत ही विकराल हैं। उनका हल केवल राज्य सरकार नहीं ढूंढ सकती, बल्कि नगर प्रशासन तथा सामान्य जनता भी उसमें उनके समाधान में योग दे सकती है। शर्त यह है कि प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में अधिक से अधिक सामुदायिक प्रयत्न किए जाएं और अधिकाधिक नागरिक उस काम में हाथ बटाएं। कुछ ऐसी न्यूनतम दशाएं हैं जिनमें तृतीय योजना के अंतर्गत कार्य किया जाना चाहिए, जिससे कम से कम भविष्य के लिए उचित मार्ग निर्धारित किया जा सके, और वे दिशाएं इस प्रकार हैं: सार्वजनिक अधिग्रहण तथा उचित वित्तीय नीतियों के द्वारा नगरीय भूमि के मूल्य का नियंत्रण, भूमि के प्रयोग का साकार आयोजन तथा महायोजनाओं का निर्माण, नगरों में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो निवास संबंधी तथा अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए, उनके लिए न्यूनतम संतोषजनक मानक निर्धारित करना, और जहां तक आवश्यक हो उस सीमा तक उच्चतम मानक निर्धारित करना। नगरीय प्रशासन को सशक्त बनाना ताकि वह विकास संबंधी अन्य दायित्वों को पूरा कर सके। अतः तृतीय पंचवर्षीय योजना में
ये सिफारिश की गई कि नगरीय स्थानीय शासन के विकास के लिए क्या आधार भूमि तैयार करनी है और क्या नगरीय शासन के दायित्व होने चाहिए। अन्य राज्यों की सरकारों ने स्थानीय शासन की संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच करने तथा उनके सुधार के सुझाव के लिए समितियां नियुक्त की। केंद्रीय सरकार ने भी इस निमित्त समितियां नियुक्त की। वस्तुतः पंचायती राज स्थापित करने की संस्तुति केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने की थी। पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए सबसे अधिक समितियां स्थापित करने का श्रेय केंद्र सरकार को ही है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तथा मैसूर की सरकारों ने भी समितियां नियुक्त की थीं, जिन्हें यह बतलाना था कि पंचायती राज का कौन सा रूप सबसे अधिक उपयुक्त है और जिसकी स्थापना की जा सके। इसी प्रकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात की सरकारों ने नगरीय स्थानीय शासन की कार्यप्रणाली की जांच करने और उसके सुधार हेतु सुझाव देने के लिए समितियों की स्थापना की। केंद्रीय सरकार ने नगरीय स्थानीय शासन के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित समितियों की स्थापना की। स्थानीय वित्त जांच समिति 1951 में, नगर प्रशासन के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में समिति 1963 में, नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय साधनों की वृद्धि के संबंध में मंत्रियों की समिति 1963 में, ग्रामीण नगरीय संबंधों के संबंध में समिति 1966 में और नगर प्रशासन समितियों की सेवा की शर्तों से संबंधित समिति। इस प्रकार ये 5 प्रकार की समितियां गठित की गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ, ग्रामीण स्थानीय शासन को नगरीय शासन से पृथक कर दिया गया। ग्रामीण स्थानीय शासन की समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों तथा केंद्र में सामुदायिक विकास और पंचायती राज के विभाग स्थापित किए गए। अतः परिणाम स्वरूप राज्यों के स्थानीय स्वशासन विभागों का काम केवल नगरीय स्थानीय शासन की देखभाल करना रह गया। स्थानीय शासन राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, इसलिए जैसा कि स्वाभाविक है कि विभिन्न राज्यों के स्थानीय शासनों में नाम, संगठनात्मक व्यवस्था और कार्यप्रणाली में अंतर देखने को मिलता है। फिर भी देश में स्थानीय शासन की व्यवस्था में उच्च कोटि की एकरूपता देखने को मिलती है और ऐसा इसलिए है कि ऐतिहासिक दृष्टि से शासन विशेषतः स्थानीय केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की उपज है। वर्तमान संविधान के अंतर्गत केंद्रीय आयोजन ने उभरे आकार प्रकार को बहुत कुछ प्रभावित किया है और एक अन्य ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्र तथा राज्यों में एक ही राजनीतिक दल लगातार 30 वर्ष से शासन करता आया है। यद्यपि आज गैर कांग्रेसी दल भी अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ हैं, परंतु स्थानीय सरकार की नींव उस प्रारंभिक काल में ही रखी गई थी। 1950 से 1992 की अवधि में ग्रामीण स्थानीय शासन की दिशा में किए गए प्रयासों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन एवं त्रिस्तरीय व्यवस्था, बलवंत राय समिति के बाद परिवर्तन और पंचायती राज की प्रगति। इस प्रकार इस अध्याय में हमने ग्रामीण संस्थाओं के विकास के बारे में अध्ययन किया। प्राचीन भारत में संस्थाओं का स्वरूप कैसा था, उनके क्या कार्य और अधिकार थे, ब्रिटिश काल में इन संस्थाओं का स्वरूप कैसा था और स्वतंत्र भारत में इन संस्थाओं का विकास कैसे हुआ, इनके विकास के लिए क्या क्या समितियां गठित की गईं। इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।